मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं देवमणि तिवारी, आपका संस्कृत अध्यापक, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पर एक लाइव फॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम लगातार एक महीने से कुछ न कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, और आज फिर मैं कुछ ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं। हाँ, हम बात कर रहे हैं संधि की। संधि का अथाह सागर है, बहुत बड़ा सागर, बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। यदि हम सारे क्षेत्र से संधि के ही प्रश्नों को अगर हम संकलित करते रहे तो निश्चित ही महीने दो महीने क्या, यदि साल भर भी मैं अभ्यास कर प्रश्न पत्र बराबर कराता रहूं तो भी कम पड़ जाएगा। इतना अथाह सागर है संस्कृत में और संस्कृत के संधि प्रकरण में। प्रत्येक प्रकरण बहुत ही बड़ा है। तो मित्रों, जो बात यहाँ मैं कहने जा रहा हूँ यह है कि हम साथ में कुछ और प्रश्न हैं, संधि के साथ में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथ में जोड़ जोड़ के चलेंगे। तो जल्दी से अपने भाई बहनों को शेयर करें, उन्हें सूचित करें कि क्लास प्रारंभ हो चुकी है और हम कक्षा प्रारंभ कर चुके हैं, और आप जल्दी से उपस्थित हो जाएं, क्योंकि आप जितनी जल्दी आपकी उपस्थिति दर्ज होगी उतनी ही जल्दी कक्षा प्रारंभ हो जाएगी। शिवन जी, जेपी जग्गा जी, नमस्कार सभी को। पिछली कक्षा में देखा कि हमने सूत्रों को भी देखा था, कैसे सूत्रों को हमने देखा था। और जी हाँ शिवंत जी, आज हम भी यहाँ पर और आगे सूत्रों को देखेंगे। ठीक है, एक एक सूत्र की विशद व्याख्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात किया था, पहले भी मैंने इस पे बात किया था। ठीक है, तो हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं सीधे। मैं ले चलता हूँ आपको, ले चलता हूँ मैं सीधे प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने है वह है, आप अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतल क्या है। आपको प्रश्न दिख रहा है? मैं थोड़ा और से बड़ा कर दूं। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतल क्या है। ठीक है, तो जैसा कि पता है मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है, अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ है। ठीक है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, हाँ जी ग्रंथ है। सही कहा रियाज जी आपने। प्रशांत जी सही जवाब आपका, किरण जी सही जवाब, प्रशांत श्रीवास जी, जी हाँ लाइव क्लास है प्रशांत जी। जी हाँ, तो पहला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के मस्ति, अभिज्ञान शाकुंतल क्या है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है मित्रों, जैसा कि इसमें दिया ही है कि अभिज्ञान शाकुंतल क्या है, नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतल क्या है, नाटक है। कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे हम कहेंगे, जी पूर्णानंद जी, वर्मा जी धन्यवाद। कैसे हम कहेंगे, कैसे समझेंगे कि यह नाटक है, यह कुछ और नहीं है।
यह नाटक है, कैसे इस बात को हम समझ पाएंगे? तो मित्रों, इसको समझने के लिए बात यह है कि नाटक सदैव अंकों में विभाजित होता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी द्वारा रचित है, ग्रंथ है। यह क्या है? कालिदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? कालिदास। ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये एक प्रश्न आता है कि जो कालिदास लिखा, मैंने कालिदास लिखा हुआ है और कुछ लोग कालिदास लिखते हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विवाद का प्रश्न है कि हम इसे क्या माने। हम क्या माने इसे? कालिदास माने या कालिदास माने? क्या माना जाए इसे? मैं ठीक है, तो क्या मानेंगे इसे हम लोग देखेंगे। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या मानेंगे इसे? कुछ लोग इसे कालिदास कहते हैं और कुछ लोग इसे कालिदास कहते हैं। आप क्या मानेंगे ये डिपेंड है। क्या सही है वर्तनी के हिसाब से, क्या सही है? कभी कभी वर्तनी में भी यह प्रश्न आ जाता है। जी हाँ, जी हाँ, कालिदास है, ला में छोटी ई की मात्रा है। बड़ा भ्रम पैदा है, बहुत ज्यादा भ्रम पैदा है। कोई कहते हैं कालिदास है, काल्याह दास इति कालिदास है, काल्याह। कालिदास, काली मतलब माँ काली के जो दास हैं वो कालिदास हैं, जो ला में बड़ी की मात्रा मानते हैं। यानी जो ये मानते हैं कि अ, 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 कुछ प्रवर्तक लोग ये मानते हैं कि जो कालिदास हैं ये माँ काली के उपासक थे और उन्हीं से इन्हें बुद्धि प्राप्त हुई और वरदान प्राप्त हुआ, जिसके कारण से ये इन्होंने आगे प्रवचन आदि सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे। परंतु जो इसमें दिया है वो अलग है। ये कालीनः है, कालीनः। कालीन शब्द है, कालीन शब्द भगवान शिव शंकर का होता है। और आपको पता है कि उज्जैन में के रहने वाले थे और ये महाकाल यानी भगवान शिव शंकर के उपासक थे, ना कि काली माता देवी के। तो कालिदास यानी कालीन, कालीन, ठीक, कालीन शब्द है। कालीन शब्द से कालिदास बना हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो कालीन शब्द है तो ये गलत है, ये है काल। कालीन शब्द है और कालीन का अर्थ होता है मित्रों शिव। शिव, कालीन का अर्थ होता है शिव। तो शिव के जो दास हैं वो हैं कालिदास। ये जरा ध्यान दीजिएगा, प्रायः इसमें बड़ा भ्रम है मित्रों। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब ये बात आता है कि कैसे हम माने कि ये क्या है? नाटक है। कैसे हम माने कि यह क्या है? नाटक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है, जैसा कि हम जानते हैं और आपने भी देखा होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम अंकों में विभाजित है। किसमें अंक विभाजित है? अंकों में विभाजित है। और कोई भी नाटक जो होता है वह अंकों में ही विभाजित होता है। ठीक है, ये पहचान है नाटक की। नाटक की क्या है? यह पहचान है कि वह अंकों में ही विभाजित होता है। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि महाकाव्य है। महाकाव्य नहीं हो सकता, महाकाव्य सर्गों अध्यायों में विभाजित होता है। तीसरा कहते हैं खंड काव्य है। खंड काव्य भी नहीं है, वो खंडों में विभाजित होता है। जैसे मेघदूत खंड काव्य कहलाता है। दो खंड है, पूर्व पूर्व मेघ उत्तर मेघ, दो खंडों में विभाजित है। कथा नहीं है क्योंकि आख्यायिका नहीं है, बाणभट्ट की कादंबरी कथा आख्यायिका कहलाएगी। तो ये नहीं है। तो ये क्या है? अंकों में विभाजित। तो सबसे प्रमुख इसकी पहचान है कि यह अंकों में विभाजित है, इसलिए क्या है? यह नाटक है। इसीलिए मित्रों क्या है? यह नाटक है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है यथेष्टम, यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेद करणीय। यथेष्टम इत्यस्य संधि विच्छेदम करणीय है। यथेष्ट शब्द जो है इसका संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है मित्रों, इसका क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। यथेष्ट का संधि विच्छेद करना है। तो क्या होगा जरा बताएं इसका। ये एग्जिट नहीं हो रहा है। कौन सा? कौन सा? दिख नहीं रहा सर।
ये चलिए, तो देखेंगे अब आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अभी तक आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा पा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान सा हो रहा था कि क्यों भाई स्पष्ट नहीं दिख पा रहा आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर, हाँ अब दिखाई देगा। ठीक है, आइए, तो यथेष्टम इत्यसंध विच्छेद करनी है, दिया हुआ है। यथेष्ट शब्द में का संधि विच्छेद क्या होगा? यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताएं मित्रों। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं कि जब कभी आपको किसी शब्द में एक चोटी दिख जाए, ऊपर चोटी दिख जाए, और उस चोटी में उस चोटी, एक चोटी दिख रही ना आप यहां पे, थोड़ा सा और ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां चोटी दिख रही है, था में एक ही मात्रा दिख रही है। तो जैसे एक चोटी दिख जाए, एक चोटी वाला वर्ण दिख जाए, तो वहां पर आप गुण संधि मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? गुण संधि मान लेते हैं। और जब गुण संधि है, जो ए है वो ए बदल जाता है किसमें? ई में, आ और ई में बदल जाता है। ये कहता क्या, जरा देखेंगे। अब जरा हम इसको यथेष्ट को बनाते हैं, यथेष्टम जो शब्द है इसको हम बनाते हैं। तो था में एक चोटी दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, था में से जो वर्ण है वो निकाल लेंगे। तो अब आया, हमें मिल गया एक वर्ण ए। इस ए का निर्माण कैसे हुआ है आपको पता है मित्रों? आद गुण है जो सूत्र है, आद गुण, आद गुण, ये जो आद गुण है सूत्र है, ये कहता है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा इसके पहले आएगा और ये वाला हिस्सा इसके अंत में आ जाएगा। तो था से हम जोड़ेंगे या, ह्रस्व आ तो यथ वर्ण बनेगा, और था में दीर्घ आ जोड़ेंगे तो यथा बनेगा। यथा शब्द तो आप जानते ही हैं, अव्यय पद है। ठीक है, और हम ह्रस्व ई जोड़ देंगे तो इष्ट बन जाएगा, और दीर्घ ई जोड़ेंगे तो ईष्ट बनता है। तो ईष्ट शब्द नहीं होता है, इष्ट शब्द होता है। इष्ट मतलब जो चाहना, तो जो आपके चाहने के अनुसार हो वही यथेष्ट है। यहां पर अव्ययभाव समास है इसमें। ठीक है, तो एक पाई होने कारण से आप यहां पर एक का विन्यास है, तो इसलिए यहां पर जो बनेगा वह बनेगा यथा धन इष्टम, यथा धन इष्टम बनेगा। यहां पर आप देख सकते हैं सीधा बहुत कि मैंने बताया भी था कि आपको मित्रों, बात भी मैंने किया था, आपको बताया भी था कि एक एक चोटी देखे गुणे जानी जाओ, एक एक चोटी देख गुण जानी जाओ, दुई दुई चोटी हाँ वृद्धि कहावो, यावारा आधा व्यंजन ले दिख जावे, यण वो यण ही कहावे। तो एक चोटी की जब बात आएगी तो वहां पर गुण होगा, जब दो चोटी की बात आएगी तो वहां पर वृद्धि होगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आगे भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे। जी हाँ पूर्ण जी, बहुत सुंदर जवाब आपका, यथा धन इष्टम। तो यथा धन इष्टम बनेगा यहां पर, और वो कैसे बनेगा आप देख सकते हैं। आद गुण शब्द है, आद गुण शब्द, आद गुण जो सूत्र है, तो आद गुण सूत्र कहता है कि यदि ह्रस्व आ या दीर्घा के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो तो उन दोनों के स्थान पर एक गुण संज्ञक वर्ण का आदेश हो जाता है। आद गुण है, गुण संधि है इसमें, आद गुण याद रखेंगे मित्रों, आद गुण। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक, अनुस्वारस्य यही परिसवर्णः श्रुत संदर्भे, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में सूत्र क्या है? अनुस्वारस्य यही परिसवर्णः, ये कहता है कि अंधन चितः पदस्य संधि स्यात्, अंधन चितः जो ये शब्द है
इसमें संधि क्या होगी? अंग धन चितः। अंग धन चितः में कौन सी संधि होगी और किस पर, और इसमें सूत्र क्या दिया है और इस सूत्र के आधार पर इसका क्या निरूपण बनेगा, ये यहां पर कहा जा रहा है। अनुस्वार सूत्र कहता क्या है, जरा हम लोग ध्यान दे दें। अनुस्वार सूत्र कहता है अनुस्वारस्य यै पर सवर्णः, अनुस्वारस्य यै पर सवर्णः, अनुस्वारस्य यै पर सवर्णः, अनुस्वारस्य यै पर सवर्णः। ये सूत्र कहता है कि अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद यदि कहीं पर य वर्ण य प्रत्याहार के वर्ण दिख जाए, अनुस्वार के बाद यदि य प्रत्याहार के वर्ण दिख जाए तो वहां पर परसवर्ण हो जाता है। तो वहां पर क्या हो जाता है? परसवर्ण हो जाता है। अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः। तो यहां पर क्या हो जाता है? परसवर्ण हो जाता है, बाद वाले वर्ण का सवर्ण हो जाता है। अब देख सकते हैं तो अनुस्वार में, अनुस्वार का बाद वाले वर्ण का पर सवर्ण क्या होगा? तो बाद वाले वर्ण के वर्ग का अनुस्वार का उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान कहां से है? नासिका से है, और नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं बाद के पांचों वर्ण। तो बाद वाले वर्ग के वर्ण के वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार। अनुस्वारस्य यै पर सवर्ण, ये कहता है कि अनुस्वार के बाद, ध्यान दीजिएगा मित्रों, अनुस्वार के बाद यदि य प्रत्याहार का कोई एक वर्ण आ जाए, और यह प्रत्याहार कहां से चलता है? हयवरट, हयवरट, हयवरट सूत्र के यकार से लेकर के हयवरट लण यमंगण झ झबय घड़ दस जब गढ़ दस खप छटत चट तौ कपय, कपय या कहाँ मिला आपको? या मिला आपको कपय के या में, कपय के या में आपको या मिल रहा है। तो मित्रों यहां से चलेगा हाय वर्ड के याकार के या वरल, सभी आ गए। आमंगलनम यानी पांचों वर्ण। ठीक है, तो या प्रत्याहार में आते हैं या व र और ला। उसके बाद पांचों वर्ण, पांचों सारे पांचवें वर्ण जितने भी आएंगे सारे पांचवें वर्ण हैं। उसके बाद है चौथे वर्ण झ घड़ दस। उसके बाद है चौथे वर्ण, चौथे वर्ण के बाद है जब गढ़ दस यानी तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो सारे पांचवें वर्ण पहले सारे या व र ला आ जाते हैं, अंत्यस्थ वर्ण आते हैं या व र और ला आ जाता है। उसके बाद है पांचवें वर्ण, उसके बाद है चौथे वर्ण जब झबय घड़ दस, फिर उसके बाद तीसरे वर्ण जब गढ़ दस, और उसके बाद है दूसरे खप छठथ, फिर पहला चट तव कपय। तो ये सारे वर्ण यदि बाद में हैं तो पर सवर्ण आदेश हो जाता है, पर सवर्ण आदेश हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है यहां पर सवर्ण आदेश हो जाता है। यार ध्यान दीजिएगा। तो मित्रों ये चीज आपको यहां पर समझना। अब देखिए अनुस्वार क्या है। अब देखिए अंग में क्या है, ये अनुस्वार। हमने अ से अनुस्वार निकाल लिया, और उसके बाद है चित, उसके बाद है चित। तो पर सवर्ण होगा। पर मतलब चा किस वर्ग का है? चवर्ग का है। चा किस वर्ग का है? चवर्ग का है। तो चवर्ग का अनुनासिक, चवर्ग का जो नासिका से उच्चारित होने वाला वर्ण है क्या है? वह है इया। चवर्ग से नासिका से उच्चारित होने वाला वर्ण क्या है? वह है इया। और इस प्रकार से अनुस्वार के स्थान पर क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाता, बाद वाले वर्ग के वर्ण का पांचवा अक्षर हो जाएगा, और तब बन जाएगा अंचित। क्या बन जाएगा मित्रों? अंचित बन जाएगा तब। ठीक है, तो एक बार पुनः देखेंगे, फिर से देखेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि यहां पर सिर्फ हम एक प्रश्न नहीं हल कर रहे हैं, हम पूरा सूत्र समझ रहे हैं, हम पूरी सूत्र की बात समझ रहे हैं। अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, कहता है कि अनुस्वार के बाद यदि यह वर्ण का वर्ग आ जाए
तो वहां पर अनुस्वार को बाद वाले पर सवर्ण हो जाता। और पर सवर्ण का मतलब, सवर्ण आप बताया है मैंने आपको, सवर्ण संज्ञा, ठीक है। तुल्यास प्रतनम सवर्णम, हमने पहले भी बात कर चुके हैं। तुल्यास प्रतनम सवर्णम, तुल्यास प्रतनम सवर्णम में हमने बात किया कि प्रयत्न जिसका तुल्य हो, समान हो, वही सवर्ण होगा। अब उसमें आभ्यंतर प्रयत्न ज्यादा बलशाली हो जाता है। तो अनुस्वार का अभ्यंतर प्रश्न क्या है? नासिका है। नासिका है, नासिका उसका उच्चारण स्थान है। तो पहले हम उच्चारण स्थान को देखेंगे। तो नासिका उच्चारण स्थान है। तो जितने चवर्ग में वर्ण है, च छ ज झ इया, उन सारे वर्णों में नासिका से उच्चरित होने वाला वर्ण कौन है? तो मित्रों इया है। नासिका से उच्चरित होने वाला वर्ण कौन सा है? इया है। इसलिए यहां पर अनुस्वार के स्थान पर इया आदेश हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिए, अनुस्वार से यही पर सवर्ण है। तो ध्यान दीजिए, कभी भी ये सूत्र आ जाए तो और ये ध्यान रखिए, वहां अनुस्वार के स्थान पर हमें क्या कर लेना है? वहां पर अनुस्वार के स्थान पर हमें उसका 5वां अक्षर कर लेना है, उसी वर्ग का 5वां अक्षर कर लेना है, ठीक है। वैकल्पिक व्यवस्था है, हिंदी में इसी को वैकल्पिक मान दिया गया, ठीक है। चलिए, बात स्पष्ट हुई होगी आपको। तो आइए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, संधि में जब भी बात आए मित्रों, संधि में जब भी बात आए तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको देखना है, यह देखना है कि वहां पर कौन सा संधि का रूप दिखाई दे रहा है। अब धात्रांशय शब्द है, सॉरी इसमें एक बिंदी छूट गई ऊपर, धात्रांशय शब्द में, तो ध्यान दीजिएगा, हाँ लगी हुई, ठीक है। जो धात्रांशय शब्द है, हमें इसमें संधि की वो दशाएं देखनी है जहां से हम संधि को पकड़ सकें, पहचान सकें। और मैंने कहा था कि जब कभी भी कोई शब्द आ जाए उसमें से संधि की बात करे तो हमेशा याद रखना है आपको कि जो उसका रूप बनता है, जो उसका रूप बनता है, जो दशा बनती है, वो आपको वहां पर पहचाननी है और वही वहां पर देखना है, ठीक है। तो दीर्घ संधि में अगर शब्द में कहीं बड़े बड़े वर्ण दिख जाएं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ठीक है, बड़े बड़े दीर्घ, बड़े बड़े दीर्घ, अगर बड़े बड़े दिख जाएं दीर्घ होगा। एक चोटी गुण, एक चोटी दिखे गुण हो जाए। दुई चोटी वृद्ध, दुई चोटी दिख जाए तो वृद्ध हो जाए। और उसके बाद बताया था मैंने कि यावाराला, मैंने बताया था मित्रों, बहुत सुंदर बात कही थी, मैंने बताया था। हम सीधे सूत्र पे ना, सूत्र पे तो जाते ही इको याणाची, सूत्र कहता इको याणाची। मैंने कहा था आपसे, कहा था, बताया था आपको, आप ध्यान दीजिए, मैंने बोला था इस बात को कि जब यावाराला आधा व्यंजन देखे और दिख जावे, मैंने बात कही थी आपसे कि जब यावाराला आधा व्यंजन देखे और दिख जावे, तब हाँ भैया यण कहावे। यावाराला आधा व्यंजन देखे और दिख जावे। अब आप यहां पर देख सकते हैं त्रा है, जो त्रा है मित्रों, जो यहां पर त्रा है, आप जो त्रा यहां पर देख रहे हैं, ठीक, जो त्रा देख रहे हैं, और त्रा में क्या है? त है और रा है। त्रा में क्या बनता है? ता और रा, यानी आधा ता रा से जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया है कि जब कभी यावाराला आधा व्यंजन देखे और दिख जावे, यारा यारा लावा आधा व्यंजन देखे और दिख जावे, तो रा के साथ आधा व्यंजन ता लगा है, तो तुरंत हमारे मस्तिष्क ने क्या कहा? कहा कि इको याणची, 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 इको याणची। सूत्र आ गया। अब सूत्र आ गया, काम बन गया हमारा। अब कैसे काम बना जरा देखें। कहता है हम निकालते हैं यहां पर से, तो धा है और ता में रा लगा हुआ है, तो ता आधा व्यंजन है, उसके बाद है रा
और रा में कौन सा स्वर लगा है? रा में स्वर लगा हुआ है अंग और उसके बाद है श। तो एक शब्द बन गया अंशः। यहां पर विसर्ग है, हम यहां विसर्ग कर लेंगे तो क्या मिलेगा? अंश है। हमें एक शब्द मिल गया, उत्तर पद बाद वाला शब्द हमको मिल गया मित्रों, बाद वाला शब्द हमको मिल गया। आधा, फिर से बोल, सुन लीजिए, फिर से कह रहा हूं, यावारला आधा व्यंजन देखे और दिख जावे। तो और जो उसमें स्वर लगा है वो बाद वाले के वर्ण समूह के लिए हुआ। तो रा में लगा है आ, आप देख सकते हैं यहां रा में क्या है, त्रा में क्या है? आ, यानी रा में आ है, उसको हमने निकाल लिया अंग और बन गया अंश है, एक शब्द हमारे पास आ गया। अब बात है रा की, क्योंकि यावा रा है तो रा हम, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं ना मित्रों, हम क्या चल रहे हैं? हम उल्टा चल रहे हैं। अब उल्टा चलेंगे तो हम पीछे देखेंगे, पीछे देखेंगे रा किसके स्थान पे हुआ है? तो मित्रों रा हुआ है री के स्थान पर। किसके स्थान पर? री के स्थान पर। तो अब आपके पास आ गया ये, और री क्या है? स्वर है, और स्वर सदैव अपने पहले वाले वर्ण से जुड़ता है। ये नियम क्या है? ये स्वभाव है स्वर का, ये स्वर का स्वभाव है कि वह अपने पहले वाले से जुड़ता है। तो रा जुड़ गया ता से, तो क्या बन गया? धात्री धन अंश है, धात्री धन अंश। अब देखिए यहां पर ना तो हमें कोई दीर्घ वर्ण दिखाई दे, बड़ा बड़ा नहीं दिखा, तो हमने यहां से दीर्घ की बात छोड़ दी। हमें यहां पर एक चोटी नहीं दिखी, ऊपर एक मात्रा नहीं दिखी, हमने गुण की बात छोड़ दी। यहां पर हमें दो चोटी नहीं दिखी, हमने वृद्धि की मात्रा छोड़ दी। उसके बाद हम यण पे आकर खड़े हुए, और जब यण पे आए तो यण पे बात याद आ गई कि युको इड़ची कहता है कि यावारला आधा व्यंजन देखे और दिख जावे, कि यावारा और ला कभी आधे व्यंजन के साथ दिख जाए तो वहां पर यण संधि मान लेनी चाहिए। क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए। अब प्रमाण कर लें, सूत्र के द्वारा बताते हैं। इको एण सूत्र कहता है इक स्थाने यण स्यात् अचि, इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है जब कोई परवर्ती स्वर असमान हो तब। ये ध्यान रखिएगा मित्रों, असमान की बात करेंगे, समान की नहीं बात करेंगे, क्योंकि यदि हम ई के बाद समान स्वर की बात करेंगे तो अकह सवर्ण दीर्घ आके कहने लगा अरे भाई ये तो मेरा अधिकार क्षेत्र है, आप यहां पर यण को क्यों लाके खड़े कर रहे हैं? ऊ का समान स्वर करेंगे तो वो कहने लगेगा अरे भाई ये तो मेरा अधिकार क्षेत्र है, इसमें आप ऊ को क्यों लाके खड़ा कर रहे हैं? तब तो समस्या पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहां पर समस्या नहीं खड़ा करेंगे, हम कहेंगे असमान स्वर। आप देख सकते हैं, आप री के बाद क्या है? आ, री के बाद क्या है? आ, जो कि आ असमान स्वर है, असमान है, समान नहीं, असवर्ण है, सवर्ण नहीं है। सवर्ण होता तो अकह सवर्ण दीर्घ होने लगता, तो यहां पर असवर्ण है, इसलिए यहां पर ये क्या हो गया है? यण संधि होकर के धातृधन अंश ए फॉर एप्पल, इसका विकल्प सही होता है। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर अब देखिए, कहता है कि एचो एवायावह, सूत्र है एचो एवायावह, अयादि संधि का सूत्र है, आपको पता ही है मित्रों, एचो एवायावह। अब ये सूत्र क्या कहता है? प्रश्न क्या कर? सूत्रानुसारेण, सूत्र के अनुसार से ओ वर्णश, ओ वर्ण के स्थान में अचि किम भवति, अचि, अचि मतलब कौन सा स्वर होता है? अच का मतलब हुआ स्वर, कि ओ के स्थान पे कौन सा होता है, कौन सा उसके स्थान पर वर्ण का आदेश हो जाता है। तो सीधे सीधे हम इन चारों विकल्पों पे जा करके सीधे, बहुत अच्छा दिया हुआ है मित्रों, एचो एवायावह, एचो एवायावह। अब हम जरा देखेंगे, कहता है कि जरा सूत्र को हम तोड़ लेंगे, सूत्र को तोड़ेंगे तो साफ साफ पता चल जाएगा। कहता है एचह एचह अय वा या वह, ये दिया हुआ, इन्हीं को दोनों को संधि करके बनाया गया है, एचो एवा या वह विसर्ग संधि है इसमें। ठीक है, अब देख सकते एच जो प्रत्याहार है इसमें है 4 वर्ण। एच प्रत्याहार, कहता है एच प्रत्याहार में 4 वर्ण है, एच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के स्थान पर इनका आदेश हो जाए। ठीक है, अब एच प्रत्याहार में ए ओंग ऐ औच,
महेश्वर सूत्र तुरंत मस्तिष्क में आया। याद रखिए, हमेशा महेश्वर सूत्र को याद रखिए, जब कभी मौका मिल जाए पढ़ डालिए। अयोण रिल रिक एओंग अयौच हय वरटलण अमंगणनम झबय घड़ दस जब गण दस खप, हाँ खप छटत चट तौ कप सक्सर हल। जब कभी मौका मिले पढ़ डालो, बोल डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महेश्वर सूत्र संस्कृत के प्राण तत्व हैं, संस्कृत भाषा के प्राण तत्व हैं। महेश्वर सूत्र आपके मस्तिष्क में, आपके जबान पे सदैव रहना चाहिए। तो एवं और अयौच ये दो सूत्र हैं, दो महेश्वर सूत्र हैं, जिनके आधार पर हम एच प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। और इसमें आते हैं चार वर्ण, कौन कौन सा? ए, ओ, आई और औ, चार आते हैं। एंगोंग, ए ओंग, आई औच, ए ओंग, आई औच। तो हम ए से गिनना चालू करेंगे, चा के पहले तक गिनेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए तो हम पहले गिनेंगे। तो अब देखिए इसमें भी चार वर्ण है। कहता है आया, आया, फिर कहा अव, अव, फिर कहा आय, आय, फिर कहा आव, आव। अब बात अब समस्या आ गई कि किसके स्थान पर किसको करें। तो इसके लिए पाणिनि ने सूत्र बनाया, यथा संख्यम अनुदेशः समानम, यथा संख्यम अनुदेशः समानम। यदि संख्या यानी स्थानीय और आदेश की संख्या बराबर हो तो उनको क्रम से आदेश हो जाना चाहिए। अब यहां पर चार ये भी हैं और चार ये भी हैं, तो इसमें पहला नंबर है ये, तो पहला नंबर हो जाएगा, दोनों क्रम से आदेश हो गए। यानी एक ही स्थान पर क्या हो जाएगा? ए। ओ दूसरा क्रम पे, यहां पे दूसरा क्रम पे है ओ, तो ओ आदेश हो जाएगा और ए के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर आ, क्योंकि दोनों में स्थानीय ये वर्ण ए ओ औ ये स्थानीय कहलाएंगे, क्योंकि इनके स्थान पर इनका आदेश होना है, औ ए औ आए और आओ का। तो ये यहां पर हो जाएगा। तो मित्रों तुरंत आपने देखा और पता चल गया आपको कि यहां पर औ हुआ है। क्या हुआ है मित्रों? औ हुआ है, ठीक है? जी हाँ, जी हाँ अनु जी, 5C ही होगा। जी हाँ, जी हाँ अनु जी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग मित्रों। ये गलत टाइप हो गया है, जरा देख लीजिए। ये सूत्र है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि सूत्र है और वृद्धि रेच सूत्र कहता है वृद्धि रेचि सूत्रस्य उदाहरण रूपेण भवितुम शक्यते, भवितुम शक्यते। मेरी बात तुरंत आपको याद आएगी, जैसे वृद्धि रेच कहे होंगे वैसे ही दिमाग में बाधा आया कि दुई दुई चोटी। अब देख लीजिए, दुई चोटी, वा में दुई चोटी है, उपेंद्र में एक चोटी है, गंगोदक में एक चोटी है और जनेकता में एक चोटी है, ठीक है? तो अब जहां पर एक चोटी है वो वृद्धि के नहीं होंगे, ये सब गुण के हैं, और दुई चोटी हुआ तो ये वृद्धि का हो गया। वृद्धि, वृद्धि सूत्र कहता क्या है? जरा अगर हम इस सूत्र की व्याख्या करके देखें तो ये कहता है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर ए, ए यानी दो चोटी का आदेश हो जाता है। ये कहता है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि ओ या औ आए, क्या है? ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ का आदेश हो जाता है, ठीक है? औ का आदेश हो जाता है। अब जरा ध्यान ले दीजिए, आइए जरा देख लें, तोड़ के देख लें, इसका विच्छेद भी कर लेते हैं फटाफट, देख सेकंड में। तुरंत आपने कहां पर देखा? वा में देखा, वा से हमने स्वर को निकाल लिया, स्वर को निकाला हमने तो आया अय। अय का निर्माण कैसे हुआ? ऐसे हुआ, आप देख सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब ए का निर्माण हुआ है, यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद है ए या ए,
ठीक, अब ये आ जुड़ेगा देव के अंतिम वाले वर्ण में, जो बाकी शेष वर्ण समूह के पहले ही जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा देव धन ऐश्वर्यम, देव धन ऐश्वर्यम। क्या बन जाएगा? देव धन ऐश्वर्यम बन जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यण वर्णानाम उच्चारणे बाह्य प्रयत्न से नाम अस्ति। बाह्य प्रयत्न का नाम क्या है? यण वर्णों के उच्चारण में बाह्य प्रयत्न का नाम क्या है? यण वर्णों के उच्चारण में, जी हाँ, धन्यवाद। आपके उस पे तो नाम पे तो कैलाश कुमार आ रहा है, ठीक है, और धन्यवाद। तो यण वर्णों के उच्चारण में, यण वर्णों का उच्चारण में बाह्य प्रयत्न क्या होगा? तो मित्रों, प्रयत्न, प्रयत्न मतलब वो प्रयास, जिसके प्रयास से जिस के कारण से हम स्वरों का उच्चारण कर पाते हैं, जिसके कारण से हम वो प्रयत्न जिसके कारण से हम स्वरों का उच्चारण कर पाते हैं। और जो ये प्रयत्न है ये दो प्रकार के हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो प्रयत्न है ये कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं आपके। ठीक है, प्रयत्न कितने हैं? दो प्रकार के हैं आपके। पहला है बाह्य प्रयत्न और दूसरा है आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, तो दो प्रकार के प्रयत्न हैं। पहला है मतलब आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। तो आइए जरा देखें। तो प्रयत्न दो प्रकार के हैं। ठीक, सो सबसे पहला है, यहां पर हम देखेंगे आभ्यंतर। आभ्यंतर का मतलब अंदर। आभ्यंतर का मतलब क्या है? अंदर। और यह 5 प्रकार का होता है। जो आभ्यंतर प्रयत्न है यह 5 प्रकार का है। ठीक है मित्रों, इसमें से सबसे पहले है, जो सबसे पहला प्रयत्न है वह है स्पृष्ट। जो सबसे पहला प्रयत्न है वह क्या है? स्पृष्ट। स्पृष्ट, स्पृष्ट। ठीक, जो दूसरा प्रश्न है नंबर 1, दूसरा प्रश्न ईसद स्पृष्ट। ठीक है, जो दूसरा है वह क्या है? ईसद स्पृष्ट है। तीसरा है विवृत। विवृत। चौथा है ईषद विवृत। ईषद विवृत। और पांचवा है संवृत। पांचवा क्या है? संवृत। तो आभ्यंतर प्रत्यय कितने हैं? 5 हैं, जरा ध्यान दीजिएगा मित्रों। आभ्यंतर प्रत्यय है 5। स्पृष्ट, ठीक है, स्पृष्ट है, ईषद स्पृष्ट है, विवृत है, ईषद विवृत है और संवृत है। जो आपके क्या कहते हैं, अब बाह्य प्रयत्न है, जरा उनकी संख्या देख लें। उनकी संख्या है 11। उनकी संख्या क्या है? 11 है। ठीक, जो बाह्य प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी है? 11। इसमें से सबसे पहला है संवार, दूसरा है विवार, तीसरा है श्वास। ठीक है, संवार, विवार, तीसरा है आपका श्वास। नाद, घोष, अघोष, चौथा है नाद।
पांचवा है घोष, छठा है अघोष, सातवां है अल्प प्राण, ठीक है, सातवां है अल्प प्राण, आठवां है महाप्राण, ठीक है, सातवां क्या है, अल्प प्राण है, महाप्राण, और फिर है नौवां उदात्त, दसवां अनुदात्त, और 11वां है स्वरित। ठीक है, तो कुल मिला के आभ्यंतर प्रयत्न है 5 और बाह्य प्रयत्न है 11। जरा हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेंगे, बहुत ज्यादा तो यहाँ पे डिटेल में समझाना पड़ा, समय कभी कम है। कभी मैं प्रयत्न की फिर से एक क्लास ले लूंगा आप लोगों की, तो मैं प्रयत्न के बारे में आपको जरूर समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, प्रयत्न के बारे में मैं आपको जरूर बात करेंगे हम इसमें। तो ये पूरा इतना आता है। आभ्यंतर प्रयत्न मतलब स्पृष्ट, स्पृष्ट का मतलब है स्पर्श करना, और स्पर्श यानी जितने भी आपके वर्ण हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन है, वो सारे स्पष्ट, स्पृष्टम, प्रयत्नम, स्पर्शानाम, साफ साफ लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में दे दिया है। स्पृष्टम, प्रयत्नम, स्पर्शानाम, यानी जो स्पर्श वर्ण है उनका प्रयत्न क्या होता है, स्पृष्ट होता है। कहा ईसत स्पृष्टम अंतस्थ, जो ईसत स्पृष्ट होता है वो होता है अंत्यस्थ, और अंत्यस्थ है यण, अंत्यस्थ है यण। तो विकल्प में कहीं ईसत स्पृष्ट दिया है, नहीं दिया है। आगे चलते, कहता है विवृत, ठीक है, विवृत की बात कहता है, कहता है विवृतम स्वराणाम, जो विवृत हैं वो सारे स्वर हैं, जितने भी वर्ण स्वर वर्ण हैं वे सब विवृत आभ्यंतर प्रयत्न वाले हैं। उसे कहते हैं ईषद विवृत उष्माणाम, जो ईषद विवृत हैं, हल्का सा छुआ हुआ है, उनका जो प्रयत्न है वे क्या है, ऊष्म वर्ण है, जो ऊष्म है शाखा सा हा, इनके उच्चारण इनका ईषद विवृत है। और समृत है केवल ह्रस्व आ, समृत में क्या आता है, केवल ह्रस्व आ। ठीक, उसके बाद आता है जो वर्णों की व्यवस्था है, हम देखेंगे, आगे देखेंगे, हम चलते हैं वहां पर। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, ईषद विवृत क्या है, थोड़ा खुला। ईषद का अर्थ होता थोड़ा, स्पृष्ट का मतलब छूना, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को छूती है वो आपका स्पृष्ट है, पूरी तरह से स्पर्श करती है। जिनमें थोड़ा स्पर्श करती है वो ईषद स्पृष्ट है, जिसमें मुख खुला रहता है वो विवृत है, जिसमें मुख थोड़ा खुला रहता है वो ईषद विवृत है, और जिसमें मुख में कोई हलचल नहीं होती केवल खुला रहता है वो है संवृत। ऐसे ही संवार, विवार और स्वार भी होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्णों की व्यवस्था यहां पर की गई है। अब आप देख सकते हैं कि कहा कि खरो विवार श्वास अघोष, अघोष, अघोष का मतलब जिसमें नाद या गूंज नहीं होते, गूंज मतलब कंपन, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है। ठीक, और घोष, जो घोष हैं जिनके उच्चारण में कंपन होता है, जैसे आप बोलते हैं क कंपन नहीं हुआ, ख कंपन नहीं हुआ, ग घ अंग कंपन हो रहा है, ग घ अंग, आप बोलकर देख सकते हैं, उच्चारण करके देख सकते हैं, आपको इनमें कंपन दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे हस संवार नाद और घोष होते, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें वर्णों की का कंपन हो, जैसे आपने तीसरा वर्ण बोला, चौथा वर्ण बोला, पांचवा वर्ण बोला, इनके उच्चारण में कंपन हो रहा है। अब अगर इनके उच्चारण में कंपन हो रहा है तो निश्चित है ये क्या है, सघोष है, यानी घोष वर्ण है। और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता वो अघोष है। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं अगली मतलब अगला है हमारे पास अल्पप्राण। अल्पप्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में अल्प यानी कम प्राणवायु का प्रयोग होता है, वो अल्पप्राण कहलाते हैं। महाप्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु का प्रयोग होता है, वो महाप्राण कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर अल्पप्राण और महाप्राण की बात है, ठीक। अब यावाराला घोष नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यावाराला के उच्चारण में कहीं हमारे गले में कंपन नहीं होता है, तो ये घोष नहीं है, ठीक। अब ये अल्पप्राण महाप्राण यावाराला के उच्चारण में हम ये अल्पप्राण ध्वनियां हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कम प्राणवायु का प्रयोग होता है। इनके उच्चारण में क्या होता है, कम प्राणवायु का प्रयोग होता है, जबकि शाखा शाह में महाप्राण ध्वनियां हैं, इनके उच्चारण में हमें अधिक प्राणवायु का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। इनकी ध्वनियों में क्या होता है, अधिक प्राणवायु का हमें प्रयोग करना पड़ता है। उदात्त क्या होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित ये उच्चारण स्थान के ऊपर मध्य और निचले भाग से होते हैं। यानी जब हम उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग से उसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उदात्त होता है, ठीक। जब हम उसके नीचे वाले भाग से उसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अनुदात्त होता है। और ऐसा वर्ण जिसमें उदात्त और अनुदात्त दोनों के गुण समाहित होते हैं वो स्वरित कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, स्वरित कहलाता है मित्रों, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर जो विकल्प आएगा वो अल्प प्राण विकल्प यहां पर सही होगा, क्योंकि यण वर्ण में, यण प्रत्याहार में जो आते हैं वर्ण हैं या व र ल, ये सारे अल्प प्राण ध्वनियां हैं, ठीक है मित्रों। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पुनः रमते पदस्य संधि सूत्रानुसार संधि विच्छेद कर। जो संधि सूत्र है उसके अनुसार पर इसमें संधि विच्छेद करना है हमें। और पुनः रमते को बनाने के लिए दो सूत्र काम करते हैं। एक सूत्र है रोरी और दूसरा है ढृलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। ढृलोपे पूर्वस्य अचि दीर्घोण अण, यह सूत्र यहां पर काम आता है मित्रों। ठीक है, अब ये सूत्र कहता है, रोरी कहता है कि जब रा के बाद रा आ जाए, ठीक है, रा के बाद रा हो तो वहां पर जो पहला वाला रा है उसका रोप हो जाता है। तो जो इसका बनता है वो पुनर्रमते बनता है मित्रों। और ये कहता है पुनर्रमते, यानी रा के बाद र है तो इस रा का लोप हो गया, ठीक है। रा के बाद रा है तो इसलिए इस रा का, पहले वाले रा का लोप हो गया और बन गया पुनः धन रमते। तो ढृलोपे पूर्व से दीर्घों अणि कहता है कि पूर्व रा का जहां पर लोप हुआ है वहां पर उसके पहले वाला जो अचि है, अच यानी जो स्वर है, उसको दीर्घ हो जाए। तो रा के पहले है आ, यह है अच यानी स्वर है, और इसको दीर्घ हो गया तो ना में था हरस आ, तो ये हो गया दीर्घ आ, तो बन गया पुनः, और बाद वाला वर्ण रमते आ गया तो बन गया पुनः धन रमते, पुनः रमते, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिएगा, जो रोरी है, ये जरा देखिएगा मित्रों, जो रोरी शब्द है, ठीक है, ये कहता है कि रेफस्य रेफे परे लोप, यानी रेफ के बाद यदि रेफ दिखाई दी जाए, रा के बाद यदि रा दिखाई दे जाए तो पूर्व रा का लोप हो जाता है, ठीक है। तो ढृलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ढृलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, यानी दीर्घ अच्छी मैंने यहां पे जोड़ दिया जिससे कि आपको समझने की बात आ जाए। तो ढृलोपे पूर्वस्य दीर्घोण,
तो ढ्रिलोप यानी क्या हो जाए, ये कहता है कि अगर कहीं पर लोप ढा और रा का सिर्फ प्रयोग वहां पर लोप के लिए आ रहा हो, उसका कोई उपयोग ना हो रहा हो, तो वहां पर ऐसी दशा में उनके लोप होने के पश्चात जो उसके पहले वाला स्वर अ है, उसको अण को क्या हो जाएगा, अण अण मत पूरे आ गए ना, अण तो पूरे आ गए, ठीक है, तो सबका क्या हो जाए, वहां पर दीर्घ हो जाए, उनका दीर्घ हो जाए। तो अयुण आ ई ऊण अण अण आ ई ऊ अण, अण प्रत्याहार है तो दीर्घ हो गया, तो ना को दीर्घ हो गया और बन गया क्या, पुनः धन रमते। क्या बन गया मित्रों यहां पर, पुनः धन रमते। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। आइए अगली क्लास में हम लोग मतलब अगला प्रश्न लेते हैं, बहुत थोड़ा समय बचा हुआ है, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। ये कहता है कि निम्नलिखित तेषु परिग्रह संज्ञक शब्द अस्ति। परिग्रह संज्ञक वर्ण कौन है, परिग्रह संज्ञक वर्ण कौन है। ठीक है मित्रों, परिग्रह संज्ञक बताने के लिए पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, और उन्होंने बनाया ईदू देद, ईदू देद विवचनम प्रिगह्यम, ईदू देद्यवचनम प्रिगह्यम। जरा देखेंगे, कहता है ई दू दे द द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक है, कहता है कि ई यानी इकार, जरा ध्यान दीजिएगा मतलब, इकार उसके बाद क्या है, उकार, इका मतलब इकारांत, उकारांत, एकारांत, एकारांत। ये यहां पर ये नहीं है मित्रों, यहां पे हरि ही शब्द, हरि, ठीक, सॉरी नहीं नहीं सही है, सही है, गलत नहीं है, वो हरि ही है। ठीक है, और फिर दिया एत द्विवचनम, मतलब ये क्या हो, द्विवचन हो। इकारांत, उकारांत और एकारांत, ये तीनों अगर द्विवचन हो, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई पद जो इकारांत हो, उकारांत हो और एकारांत हो, ठीक है, और ये क्या हो, द्विवचन हो, और ये क्या हो, द्विवचन हो, तो उनकी प्रगृह्य संज्ञक हो जाती है, तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। इदु दे द्विवचनम, इदु दे द्विवचनम, इदु दे द्विवचनम, इदु दे द्विवचनम। ठीक, अब देख सकते हैं इकारांत, इसमें कोई इकारांत वर्ण है नहीं है, उकारांत नहीं है, एकारांत नहीं है, यानी यह प्रगृह्य संज्ञक वर्ण नहीं है। गुरु 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 गुरुवह बनता है, गुरु एक वचन है, उकारांत है पर एक वचन है, इसलिए यह प्रगृह्य संज्ञक नहीं है। विष्णु शब्द जो है ये उकारांत है और द्विवचन है, विष्णु गुरु गुरु गुरुवह बनता है, वैसे विष्णु विष्णु विष्णवह बनता है। ठीक है, तो इसलिए यह पे क्या हो जाएगा, यहां पर उकारांत है और साथ में द्विवचन भी है, इसीलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। हरि शब्द एक वचन है, इकारांत तो है पर एक वचन है। देखिए गुरु में और विष्णु में अंतर है, हरि इकारांत है पर एक वचन है, ठीक है, हरि क्या है, इकारांत है पर एक वचन है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई। गुरु उकारांत है पर एक वचन है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई। दूसरी बात, गंगा में आकारांत है तो प्रगृह्य की तो कोई बात ही नहीं है।
विष्णु को उकारांत इसलिए कहा गया क्योंकि विष्णु द्विवचन है और उकारांत है, इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। और कहता है कि प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। ठीक, ये प्रगृह्य संज्ञा का मतलब क्या? प्रगृह्य संज्ञा जब होता है तो वहां पे प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? प्रकृति भाव संधि हो जाती है। जैसे विष्णु अमु, तो कोई संधि नहीं होगी वहां। ठीक, वहां पर तो यण आ रहा, विष्णु धन अमु, यण संधि आ जा रहा, यण संधि का कार होना जाता है। ठीक, हरि ही एतौ, हरि ही एतौ, हरि एतौ में भी, हरि एतौ में भी बन सकता। अब मान लीजिए हरि एतौ देख लेते आप, हरि एतौ, हरि में रा में दीर्घ है, इधर ए है, यहां पर भी क्या होने लगता? यण काम करने लगता। यहां पर भी क्या करने लगता? यण काम करने लगता। ठीक है, ऐसे ही विष्णुधन इमौ में भी यण काम करने लगता। तो यण को बाध कर दिया, एक तरह से कह दिया, या यण का बाध करने वाला सूत्र है ये आपका ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह्यम। ठीक है, तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, यह सूत्र करता क्या है? यह सूत्र आपको ये 18वां परीक्षित सेट चल रहा है कविता जी, 18वां परीक्षित सेट है। जी हाँ, सभी लोग धन्यवाद, बहुत अच्छा देवेंद्र जी, बहुत अच्छा, कविता जी, मंगल जी, कैलाश जी, आपने बहुत बढ़िया बताया, बहुत सुंदर। ठीक है, तो मित्रों तो इस तरह से ये प्रश्नार्थ बनते हैं। तो आज हम कक्षा को यहीं पे विराम करेंगे क्योंकि समय भी पूरा हो चुका है। तो आपने देखते हैं कि किस प्रकार से केवल हम प्रश्नों के उत्तरों की बात ही नहीं करते हैं कि इसका ये सही, इसका ये सही, इसका ये क्यों सही है, हमें ये भी पता तो होना चाहिए। अगर हमें ये पता चल गया कि ये किसका ये क्यों सही है, तो हम दूसरी जगह भी वही नियम अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी दशाओं में भी हम ये काम कर सकते हैं। अरे भाई, सिंपल सा फैक्ट है, अगर आपको पता है कि नमक नमकीन होता है तो नमक जहां पर भी आएगा आपको पता है वहां पर नमकीन होता है। जब भी नमकीन की बात आएगी आप नमक का भाव ले लेंगे। तो ये जो सूत्रों को समझना, देखा आपने किस तरह से हमने आभ्यंतर प्रयत्न की बात की, बाह्य प्रयत्न की बात की। मैं एक प्रैक्टिस सेट केवल प्रयत्न पर लेकर के आऊंगा जहां पर सिर्फ हम प्रयत्न की बात करेंगे, प्रयत्न से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमारे संधियां चल रही हैं और जल्दी ही हम आगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि इतनी अथाह है, सब कुछ इतना बहुत ज्यादा है कि बहुत छांट करके प्रश्न में लेकर के आता हूं, फिर भी लगता है ये छूट जाएगा यार, ये कैसे न बताएं, ये कैसे ना बताएं आपको, ये कैसे ना बताएं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा है, आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना है। तो सफल होने के लिए आपके पास सारे शस्त्र होने चाहिए। जैसा शत्रु सामने दिखाई दे वैसे ही बाण का प्रयोग कर दो। तो सारे शस्त्र अपने पास लेकर के रखो मित्रों, हर तरह हर जानकारी अपने पास लेकर रखो। ठीक है मित्रों, तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, मिलते हैं अगली कक्षा में। सभी को धन्यवाद, शुभ दिवस, नमो नमः, नमः संस्कृताय।